नमस्कार दोस्तों। सेबी का न्यू मार्जिन रूल क्यों लाया जा रहा है? इतना बड़ा बदलाव, इससे किसी को फायदा होगा क्या? रिटेलर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? कौन है इसके पीछे? क्या बड़ी ब्रोकर लॉबी है या कोई और लोग हैं इतने बड़े बदलाव को लाने के लिए? आइए जानेंगे ये सब इस छोटे से वीडियो में कि पैंडेमिक के बीच में इतने बड़े बड़े फार रीचिंग बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने चर्चा करी हुई है कि इससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इससे जो है इंट्राडे जो आपका बिड ऑफर है वो और भी वाइड हो जाएगा। वैसे भी इंडिया काफी बदनाम है इस मामले में, बिकॉज हमने एसटीटी जब इंट्रोड्यूस किया था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो अपने आप में बिड ऑफर को, ब्रेक इवन बिड ऑफर को बहुत वाइड कर देता है। तो ये एक और किसी देश में एसटीटी और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, देन उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इतने ढेर सारे टैक्सेस जो हैं ये रिग्रेसिव माने गए हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में। सिमिलरली डेवलप्ड वर्ल्ड में आप देखेंगे तो क्लाइंट की प्रूडेंस की स्टडी होती है कि कौन सा क्लाइंट कौन सा प्रोडक्ट कर सकता है, उसकी अवेयरनेस के माध्यम से, वो कितने साल से मार्केट में है, उसके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से, और फिर उसको एक कैटेगरी ऑफ क्लाइंट बताते हैं, फिर उसको लेवरेज देते हैं। ब्लैंकेट बैन लेवरेज को कहीं नहीं किया जाता है, किसी भी देश में नहीं किया जाता है, डेवलप कंट्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो पैंडेमिक के बीच में अलग अलग स्टेजेस में क्यों रिटेल की इतनी मदद करने की कोशिश करी जा रही है? क्यों रिटेल को इतना बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या रिटेल वाकई में बर्बाद हो रहा था क्या इस पैंडेमिक में? मैंने तो पर्सनली जहां भी देखा है, नए नए लोग शेयर मार्केट में आए हैं, नया नया डीमैट अकाउंट खुलवाया है और उन्होंने पैसे भी कमाए हैं, क्योंकि इट वाज अ सेक्युलर बुल रन मार्केट। अब आते हैं कि इस जो बदलाव है, वो एक लाइन में आपको समझा देता हूं। उस बदलाव में 1 सितंबर से आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, लेट्स से आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फुल मार्जिन देना पड़ेगा। जितना आप ओवरनाइट ट्रेड में देते थे, शायद वो 1,60,000 या 1,70,000 है, वो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा अपने ब्रोकर के पास। अब आप देखिए कि अगर आप किसी, तीन तरीके के ब्रोकर मार्केट में हैं। एक तो बैंक वाले ब्रोकर्स हैं जो बड़े बड़े बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी भी सो रहे हैं। वो ऑप्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट का अभी भी 100 रुपए चार्ज करते हैं। 100 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं दोस्तों, 100 रुपए पर लॉट, पर ऑर्डर नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए पर लॉट बोल रहा हूं। वो अभी भी चार्ज करते हैं। उनको तो फिक्र ही नहीं है, वो मार्केट लूज कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है कि एफएनओ क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, इंट्राडे क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा। उनकी क्या स्ट्रेटेजी है बताना बहुत मुश्किल है। शायद वो बहुत बड़ा फ्लोट इंजॉय करते हैं, क्योंकि क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंट उनके पास कैश बैलेंस रखते हैं, और वो बहुत जो एसआईपी कराते हैं तो उससे वो उनको फीस इनकम आती है। वो लेकिन सो रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट शेयर लूज किया है। दूसरे ब्रोकर हैं जो पिछले 10 साल में, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो काफी तेजी से मार्केट में उभरे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा मार्केट का एक हिस्सा जो है कैप्चर किया हुआ है। 3-4 नाम जो आप देखते हैं, वो लोग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग इस सेबी के प्रपोजल से बहुत खुश हैं। वो इस खुशी को भी नहीं छिपा पा रहे हैं और बाकायदा एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिटेल का भला होगा। रिटेल, हर आदमी जो एक एक फेक लड़ाई लड़ता है तो वो बोलता है मैं रिटेल के लिए लड़ रहा हूं, मैं रिटेल का भला चाहता हूं। रिटेल का भला सबको करना है। तीसरा एक बहुत बड़ा ब्रोकर्स का तबका है जो आपका, आपके नुक्कड़ के बाहर होता है। आप अगर किसी बड़ी शहर में हैं, अगर किसी मार्केट में जाएंगे तो छठी सातवीं दुकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा ब्रोकरेज हाउस होता है। वो उसका, लेट्स से उसको कहते हैं किस्मत वाला सन्स और समथिंग समथिंग, वो एक छोटा ब्रोकर हाउस होता है। वो आपको कैसे लुभाता है? वो, उसके पास एक ही हथियार है। पहले 3 हथियार थे। एक तो ये था कि उसके पास ढेर सारे टेलीकॉलर्स थे जो फोन करके आपको बताते थे सर ये स्टॉक ऊपर गया, ये स्टॉक नीचे आया, इसमें यहां सपोर्ट है, इसमें यहां रेजिस्टेंस है। वो सब ऑनलाइन आने के बाद तो आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जा रहा है, आपको तो ग्राफ दिख रहा है। 10 साल पहले ये सब इतना इजी नहीं था, इसके लिए आपको अलग से पे करना था, लेकिन अब ये सब फ्रीली अवेलेबल है। तो वो टेलीकॉलर, आपको स्टॉक एडवाइजर या जिसको हम लोग डीलर बोलते थे, वो तो खत्म हो गया। अब दूसरा उनके पास हथियार होता था, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं, जिनके पास मोटा पैसा आ रहा है, उनके पास जाके अपना रिलेशनशिप यूज करके, चाचा के थ्रू, मामा के थ्रू, अपना वो रिलेशनशिप से जो है क्लाइंट को एक्वायर करते थे। अभी क्लाइंट एक्विजिशन जो है पिछले 1.5 साल में पूरा ऑनलाइन चला गया है। मैंने अभी 3-4 ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाया है और सारा 2 मिनट से 20 मिनट के अंदर खुल गया है। सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। तो ये फैसिलिटी, ये जो ऑटोमेशन है, ये बड़ा जो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें वो मॉम एंड पॉप स्टोर, जो छोटा ब्रोकर है, आपके नुक्कड़ में जो ब्रोकर है, उसके पास नहीं है।
तो उसके पास जो डीलर था वो उसकी जरूरत खत्म हो गई, जो एडवाइजर था उसकी जरूरत खत्म हो गई, जो डोर टू डोर जो मार्केटिंग टीम थी, जो क्लाइंट एक्विजिशन टीम थी, उसकी भी जरूरत खत्म हो गई। उसके पास एक ही हथियार बचता है, और वो हथियार क्या है? लेवरेज। अगर मुझे आज आगे कोई बोले कि मैं तुमको 10 गुना या 20 गुना लेवरेज दूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं अपने सारे कैपिटल से उसके साथ ट्रेड करूं। लेट्स से अगर मेरा कैपिटल मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए है, मैं उसके पास 5 लाख रुपए लगा दूंगा और उसमें 50x मार्जिन यूज करूंगा, तो मेरा उस ब्रोकर के पास एक्सपोजर बहुत कम है और मैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी ट्रेड कर पा रहा हूं इंट्राडे में। ये मोडस ऑपरेंडी बहुत लोगों ने किया है। फिर उनकी ग्रोथ के लिए वैसे छोटे मॉम ब्रोकर वो सब ब्रोकर बना देते। सब ब्रोकर जो है आपको ट्रेड में भी हेल्प करता है, आपको सिखाता भी है। ये एक पूरा इकोसिस्टम था, और वो इकोसिस्टम कई सालों से चला आ रहा था। हजारों, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे हजारों ब्रोकर हैं ऐसे छोटे छोटे, जिनको हम और आप जानते भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये सिस्टमिक रिस्क है, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप के हिसाब से आपके मार्जिन बढ़ाते रहते हैं। उनको पता होता है, वो इतने सालों से मार्केट में होते हैं, उनको पता होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। शायद आपसे भी ज्यादा अच्छे से पता होता है। अब बात होती है कि भाई ये सिस्टमिक रिस्क है, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको बताऊं, अगर पिछले 10 साल में जो जो ब्रोकर बर्बाद हुए हैं, जैसे बीएमए था, या आपका कार्वी का भी नाम ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम हो के चला गया, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ये फुल साइज ब्रोकर्स हैं। स्कैम कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो नया मार्जिन का रूल आएगा, इससे जो छोटे ब्रोकर हैं उनका धंधा चौपट हो जाएगा, खत्म, खलास, जीरो। अब अगर कल गए उनका धंधा मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं कहां शिफ्ट करूंगा? जिसका सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस है, जिसका ग्राफ सबसे साफ दिखता है, जो सबसे नीट एंड क्लीन है। अगर मैं अपना चूंकि पैसा भी रख रहा हूं, ओवरनाइट फ्लोट रख रहा हूं ब्रोकर के पास, तो जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है कि यार ये तो स्टेबल ब्रोकर है, तो जो ऑलरेडी अच्छा मार्केट शेयर कॉर्नर कर चुके हैं, जो बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर हैं, बैंक ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनको सीधा फायदा होगा। ये फायदा नंबर 1 है। ये सारी स्कीम उनके लिए चलाई जा रही है, और उनको अब क्या है कि अच्छा खासा फ्लोट भी मिलेगा। अब आप मुझसे आगे बोलोगे कि यार जब इंट्राडे का लेवरेज खत्म हो जाएगा तो उनका भी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका आपको जवाब देता हूं। दोस्तों, क्या होता है कि हर ब्रोकर अपने आपको तो ट्रेड कराता ही है, ये तो उसका काम ही है। वो साइड में एक दूसरा काम भी कर रहा होता है, वो अपनी खुद की प्रॉप डेस्क चला रहा होता है, और जो प्रॉप डेस्क होती है वो भी साइड में थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रही होती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडर बिठा रखे होते हैं, और वो ऑर्डर बुक कैसे पैसा कमाते हैं उसमें अभी नहीं जाएंगे, वो इस वीडियो से बाहर रखते हैं। उसमें भी काफी कुछ ऐसा होता है जो अगर डिस्कस करेंगे तो बड़ा भूचाल आ जाएगा वो। लेकिन हर एक ब्रोकर की एक प्रॉप डेस्क होती है। इसमें कुछ एक नए ब्रोकर हैं जो बहुत एग्रेसिव है, जिनकी प्रॉप डेस्क बहुत बड़ी है, और इसमें एक एक कैच आना शुरू हो जाता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कि ये रूल के हिसाब से किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉर्नर कर सकते हो। हर ब्रोकर को एक लिमिट दी गई है, जनरली ये 15% के आसपास होती है। मतलब जितने ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका 15% ही आप एक ब्रोकर के पास कर सकते हो, चाहे वो खुद अपने ट्रेडर्स के थ्रू कराए या अपने क्लाइंट्स के थ्रू कराए, या तो वो अपनी प्रॉप डेस्क पे करे या उसके क्लाइंट्स करें। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और आपका क्लाइंट बेस बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को टच करना चालू कर देते हो। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बाई कर पाते। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि वो सारा का सारा जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उनकी वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। वहीं पे आप अगर बैंक ब्रोकर के पास जाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग सो रहे हैं, उनकी सारी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट खाली रहती है। उनके पास आप जितना दूर का, जितना ओटीएम आपको बेचना है बेच दीजिए, सॉरी जितना ओटीएम आपको खरीदना है खरीद लीजिए, लेकिन उनका एक कॉन्ट्रैक्ट ही 100 रुपए का होता है, तो उनके पास तो आप जाओगे नहीं। तो मेरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सेकंड पॉइंट है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो बड़े डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम वो जो चर्न कर सकते थे विदाउट एडिशनल लेवरेज ऑफ 20x 50x, वो उसकी सीमा को ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये दो जो बड़े मैंने बताया ना कि जो छोटे आपका मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रोकर हैं, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं होने वाला है दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसलिए भी नहीं कम होने वाला है क्योंकि आप मार्जिन सिंथेटिकली क्रिएट करोगे। आप एक ओटीएम बाई करोगे, आप हर एक एटीएम ऑप्शन सेल करने के लिए हर एक ऑप्शन सेल करोगे या फ्यूचर सेल करोगे, आप मार्जिन कम करने के लिए आप एक ऑप्शन बाई करोगे। तो इनफैक्ट
फॉर वन ट्रेड, एक ट्रेड के लिए आप दुगना वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो। पहले आप एक वॉल्यूम जनरेट करते थे, अब आप दुगना वॉल्यूम, और अनवाइंडिंग में भी तो आपने 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया सेम ट्रेड आइडिया के लिए। तो वॉल्यूम कहीं से कम नहीं होने वाला है, सरकार को एसटीटी कहीं से कम नहीं होने वाला है। और अगर आप एक बिना किसी डेटा की फाइनल एनालिसिस के अगर आप ग्राफ देखोगे वॉल्यूम का, तो आपको लगेगा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मतलब ये मार्जिन का नया रूल आने के बाद भी वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसका क्या चाहिए, एक ट्रेड के लिए 3-4 गुना डेटा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप दोनों साइड की लेग क्रिएट कर रहे हो, दोनों साइड की लेग कैंसिल कर रहे हो। कुछ लोग तो उसमें 3-3, 4-4 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उनका सोल एम होता है कि मार्जिन कैसे भी करके कम हो जाए। लेकिन ये बड़ी स्टोरी नहीं है। बड़ी स्टोरी ये है कि अभी कैसा है कि इंडिया का जो मार्केट है, जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, ये इट इज जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोड। ये पूरा एक फटने वाला है। ये मार्केट जो है, अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे, यूएस से कंपेयर करोगे, या किसी काफी डेवलपिंग कंट्री से भी कंपेयर करोगे, जैसे टर्की से कंपेयर करोगे, या साउथ कोरिया से कंपेयर करोगे, तो यहां पे पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो जैसा मैंने पहला बताया था कि मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो हैं, छोटे ब्रोकर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, आईटी बेस्ड सर्विसेज में एक रूल कहा जाता है, विनर टेक्स इट ऑल। तो जो जीतेगा उसके पास सब कुछ होगा, और जो हारेगा उसके पास कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जैसे रिटेलिंग में अमेजन के बाद हु इज द सेकंड प्लेयर? आपको शायद यूरोप में याद भी नहीं होगा कि सेकंड प्लेयर कौन है। बिकॉज विनर टेक्स इट ऑल, जो जीतता है उसको उसको सारे चिप्स मिल जाते हैं इस गेम में। ये नेटवर्किंग का या ऑनलाइन जो भी गेम होता है, कोई भी सेक्टर आप पकड़ लोगे, उसमें विनर टेक्स इट ऑल। चाहे वो, अगर आपको पता होगा, अगर आप पेमेंट सिस्टम यूज करते हो, तो पेपाल को छोड़ के आपको यूएस पे कोई दूसरा नहीं, इंडिया में आपको हर जगह, बीच में एक ऐसा दौर चला था, हर जगह बस पेटीएम ही चलता था, राइट। इसीलिए ये कंपनियां मार्केटिंग में इतना ज्यादा खर्च करती हैं, बिकॉज उनको भी पता होता है विनर टेक्स इट ऑल। देयर आर नो सेकंड प्राइजेस और थर्ड प्राइजेस, या तो फर्स्ट प्राइज और नहीं तो कंसोलेशन प्राइज। अच्छा हुआ आप खेले, बहुत अच्छा लगा, अभी घर जाइए, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नाउ अब ये जो गेम जो एक्सपैंड होने वाला है, इंडिया का ब्रोकरेज मार्केट एक्सपैंड होने वाला है, उसमें पेटीएम आने वाला है, अगर इफ पॉसिबल अब ग्रो आने वाला है, अमेजन आने वाला है, सभी लोग आने वाले हैं। और अगर आपको पेटीएम बोलता है कि नया अकाउंट खुला लो मेरे साथ, ओके, तो पिच क्या होगी? बेटर टेक्नोलॉजी। बेटर टेक्नोलॉजी तो आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर के पास ऑलरेडी है। बेटर यूआई, बेटर यूजर इंटरफेस, वो तो आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर के पास ऑलरेडी है। नए प्लेयर्स का ये बहुत बड़ा टूल होने वाला था कि मैं आपको इंट्राडे लेवरेज दूंगा, और इसका फायदा सीधा आपको मिलता, क्योंकि वो वीसी फंडेड होता, और आपको 10x 20x डिपेंडिंग ऑन, वो भी कुछ एनालिसिस करते, कुछ स्टडी करते, या कुछ उनका इंटरनल मैकेनिज्म होता, वो आपको मार्जिन देते। अब इस रूल के बाद वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो इस रूल के बाद पेनिट्रेशन जो है मार्केट में नए प्लेयर्स का, चाहे वो कितने भी बड़े हों, बहुत मुश्किल होगा। उनको सीधे आपको कैश प्राइजेस देने पड़ेंगे। आई डोंट नो कितना सेबी उस चीज को अलाउ करेगा कि मेरे साथ अकाउंट खोलो, 300 का वाउचर लो या 500 का वाउचर लो, मेरे साथ ये 5 ट्रेड करो तो ये 5 ट्रेड फ्री। मतलब सीधे सीधे वो अपनी कॉस्ट को खुद ही कट करेंगे। उनके लिए कितना वाइबल बचेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है बहुत ज्यादा कंप्लायंस हैवी है। तो वो कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग और कस्टमर को चर्न कराना उनके लिए, नए प्लेयर्स के लिए, नए बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये जो मूव आई है इसका रीजन है जो नए बड़े प्लेयर है उनके लिए दरवाजा बंद करना, और हम और आप इसमें पिस रहे हैं। क्योंकि लेवरेज तो लोग पहले भी क्रिएट करते थे। 2 मिनट लूंगा दोस्तों, आपको लेवरेज के बारे में बता दूं। बहुत लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे लेवरेज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हैं, उससे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लोग घर गिरवी रख के उससे उससे ट्रेडिंग करते हैं। तो लेवरेज तो जिसको गैम्बलिंग करनी है उसको आप रोक नहीं सकते। और ये स्टॉक मार्केट कोई मोरल प्लेस नहीं है कि मोरालिटी दिखा के किसी को रोकना है। यहाँ पे जो लोग आते हैं दे आर एडल्ट इनफ, उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। और आप देखना, अगर डेटा कहीं बाहर पब्लिश होता है तो बाद में, कि इससे पहले जितने लोग बैंकरप्ट होते थे, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते थे, जितने अनसक्सेसफुल होते थे, वो डेटा कहीं चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो डेटा डिपेंड करता है ह्यूमन ग्रीड पे। वो डेटा लेवरेज पे नहीं डिपेंड करता है आप कितने ग्रीडी हो। लोग कैश मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। लोग खरीद लेते हैं, जब स्टॉक में लॉस होता है, पेनी स्टॉक में, उसको 2 साल 5 साल 10 साल के लिए रखे रहते हैं, जब तक वो जीरो नहीं चले जाता तब तक रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ह्यूमन ग्रीड होती है कि इसको मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, इसको मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। तो ये नए मार्जिन रूल से, इनफैक्ट अगर आपको कोई ब्रोकर लेवरेज देता है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले दिन सिखा देता है स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। आपने रिस्पेक्ट करोगे तो साढ़े 3 बजे या 3:15 ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। तो आप पहले दिन से सीख जाते हो कि पोजीशन काटी जाती है, लॉस में भी काटी जाती है। तो ये नैरेटिव बिल्कुल फॉल्स है कि रिटेल को बचाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
और ये बहुत बड़े लेवल पे ये स्कीम हो रही है, और हमारे और आपके कितने भी पिटिशन करने से ये रुकने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अनलेस कोई बहुत बड़ा जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर वो लोग कुछ नई स्कीम लेके आते हैं एट अ वेरी हाई लेवल, तभी ये शायद रुक सकता है। अदरवाइज हमको आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बैकग्राउंड स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये हो क्यों रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस नैरेटिव का हिस्सा बनने से बचते हो कि नहीं नहीं, ये तो सब रिटेल के भले के लिए हो रहा है, सब रिटेल को बचाने के लिए हो रहा है। रिटेल को बचा, किसी रिटेल से किसी को हमदर्दी नहीं है सर। ये जब जब ब्रोकर्स के टर्मिनल डाउन हो जाते हैं, एक एक घंटे के लिए, डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्या आपका पैसा आपको रिफंड मिलता है? नहीं, रिटेल के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है सर। तो इस चीज को समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए कि लॉस को कैसे अवॉइड करते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ। अगर आप पहला साल या दूसरा साल है आपके ट्रेडिंग का, तो कैसे आप ट्रेडिंग करके बड़े लॉस से बच सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। थैंक यू।